हाँ, आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो आफ्टरनून में लेक्चर हमारा नहीं हो पाया था ड्यू टू पावर कट। नाउ, तो हमने रेजोनेंस एनर्जी लास्ट लेक्चर में करा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अब हम जाएंगे वापस थर्मोडायनेमिक्स पर। तो हेडिंग डालो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। 19 ही है, सॉरी 19 नहीं, 16 ही है इंक्लूडिंग मी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया है प्रशांत, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। हाँ, स्टार्ट करें। 18 ही हुए हैं, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे बाकी। ओके, सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसके 2-3 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। नाउ एंट्रोपी क्या होता है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे हम। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है ये कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसका था, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all heat into work done for heat engine. It is impossible to convert all heat into work done for heat engine. देखो क्या है, जैसे हम पेट्रोल पंप पे गए बाइक या कार वगैरह लेके,
तो पेट्रोल पंप पे गए, वहां से पेट्रोल या डीजल वगैरह हमने डलवाया। नाउ पेट्रोल और डीजल क्या फ्यूल है, तो अब वो क्या, उसका कंबशन रिएक्शन होगा। तो कंबशन रिएक्शन होगा पेट्रोल या डीजल जो भी हमने डलाया उसका। ना उस कंबशन रिएक्शन से क्या होता है, हमने पहले ही बताया, हीट रिलीज होता है। ओके, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। अब वो जो हीट रिलीज होगा वो कन्वर्ट होगा वर्क में। जो हीट रिलीज होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में। और उस वर्क की वजह से ऑब्वियसली कार या बाइक चलेगी। ओके, लेकिन क्या है कि जितना भी हीट वो पेट्रोल या डीजल दे रहा है, वो सारा की सारा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ हीट का यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो दैट इज हीट लॉस टेक्स प्लेस। ओके, तो इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको थर्ड पॉइंट में ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं। ओके, और अपूर्व बोल रहा है सर वाई हीट लॉस, हीट लॉस यार इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। हमारे पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है बहुत कम है, और इंजन का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हीट लॉस तो होगा ही ना। हीट अंदर से बाहर की साइड आ जाएगा। ओके, नाउ तो थर्ड पॉइंट में हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई भी हीट इंजन जो है 100% एफिशिएंट नहीं होता। 100% एफिशिएंट इंजन मतलब जो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इंजन नहीं है जो सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ओके, सो थर्ड पॉइंट है, नो हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट। ठीक है, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट। सो ये हमारे पास था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नाउ हीट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ठीक है, कोई इंजन कितना परसेंट एफिशिएंट है वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अभी जस्ट ये देखो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? हो गया सबका? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी क्या होता है। तो एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हाट इज एंट्रोपी? तो एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। तो रेंडमनेस जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा याद रखना एंट्रोपी। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस, तो रेंडमनेस जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होता है, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट randomly distributed that is their entropy is maximum, ठीक है। सो गैस की एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके। लेकिन सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है सबसे कम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट्स व्हाई उनकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। वरुण, दिस इज सेकंड स्लाइड। सो solid molecules are less randomly distributed ठीक है, are least not less, are least randomly distributed इसलिए इनकी एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैस की एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा होती है, याद रखो, ओके। ऑब्वियसली लिक्विड की बीच में रहेगी। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड की होगी और सबसे ज्यादा गैस की होगी। गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। वरुण देख लो फटाफट, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो गैस की एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा रहती है और सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम रहती है। सुजल, दिस इज सेकंड पेज, 2 पेज हुए हैं, दिस इज सेकंड पेज। हो गया सबका? ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, नाउ तो जैसा हमने बताया सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम और लिक्विड की एंट्रोपी उससे ज्यादा और गैस की सबसे ज्यादा, ठीक है। तो
एंट्रोपी सॉलिड की सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड की, और उससे ज्यादा गैस की। ओके, तो ये हमारे पास एंट्रोपी का ऑर्डर है। तो अब देखो, कई बार तुम्हें रिएक्शन में पूछ सकता है कि डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज का साइन क्या है, एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो इस रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो देखो याद रखना, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है। ओके, तो जिधर साइड मोल्स ऑफ गैस ज्यादा, उधर साइड एंट्रोपी ज्यादा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी कम होगा। तो बताओ, ये हमने जो रिएक्शन लिखी है इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है कम हो रहे हैं। रिएक्टेंट साइड क्या है, 4 मोल्स ऑफ गैस है, एंड प्रोडक्ट साइड क्या है, 2 मोल्स ऑफ गैस। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट्स व्हाई एंट्रोपी कम हो रहा है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन क्या होगा, नेगेटिव। ओके, इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर क्या एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा? गैस का देखो, गैस के मोल्स क्या हो रहे हैं, तो गैस के मोल्स ऑब्वियसली यहां पर भी कम हो रहे हैं, तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो। ओके, अगर हम बात करेंगे कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन क्या होगा बताओ? इस रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन क्या होगा? यहां पर मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? यहां पर मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड हाफ है, प्रोडक्ट साइड 1 है। ओके, कार्बन तो सॉलिड है, सॉलिड को मत देखो, जब तक हमारे पास गैस है तो गैस को ही देखो कि गैस के मोल्स क्या हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ए सॉलिड गिव्स ए लिक्विड, तो यहां पर बताओ डेल्टा एस का साइन क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डेल्टा एस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड और लिक्विड में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है भाई? सॉलिड और लिक्विड में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा होती है ना, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी क्या है, बढ़ रही है, दैट्स व्हाई डेल्टा एस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड में जब हम देखते हैं तो एंट्रोपी ज्यादा होता है लिक्विड का, और यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो एंट्रोपी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अच्छा, अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, तो इसमें डेल्टा एस का साइन क्या होगा? तो देखो इसमें डेल्टा एस जो है, इसके साइन की अगर हम बात करेंगे, तो दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम है, दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो क्या है, सेम है। ओके, तो दोनों साइड 1 मोल्स ऑफ गैस है, और मतलब दोनों साइड एंट्रोपी एक तरह से गैस की वजह से ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, एंड सॉलिड की एंट्रोपी जो है बहुत कम होती है, तो उसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसे केस में डेल्टा एस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, मतलब बहुत कम वैल्यू रहेगी, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, तो उसके लिए हमें क्या है, तीनों का एंट्रोपी पता होना चाहिए। ओके, हमें यहाँ पर क्या, तीनों का एंट्रोपी पता होना चाहिए, जब तक नहीं पता है तो ऐसे केस में हम क्या नहीं बता सकते, डेल्टा एस का साइन नहीं बता सकते, बट हाँ ऐसे केस में जब दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो, सेम हो, तो जो एंट्रोपी है डेल्टा एस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो आएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन बहुत कम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका साइन किस पे डिपेंड करेगा, इन तीनों की एंट्रोपी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कि तीनों की एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो जब हमारे पास मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से डेल्टा एस का साइन बता सकते हैं, लेकिन दोनों साइड अगर मोल्स ऑफ गैस सेम हो तो हम वहां पर डेल्टा एस का साइन नहीं बता सकते। ओके, क्योंकि वहां पर फिर हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी एंट्रोपी। तो देखो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखना, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन होता है समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला लगा के हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं रिएक्शन का, अगर हमें मोलर एंट्रोपी पता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो उसको यूज करके क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस निकाल सकते हैं।
ओके, SM यहाँ पर क्या है, इट इज मोलार एंट्रोपी। ठीक है, एक्चुअली मोलार एंट्रोपी जो है ये आगे तुम थर्ड लॉ से देखोगे निकाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। मोलार एंट्रोपी आता कैसे, यहाँ पर तुम्हें उसकी वैल्यू दी जाए। ओके, मोलार एंट्रोपी जो है इट इज डिटरमाइंड यूजिंग थर्ड लॉ। ठीक है, तो थर्ड लॉ से आएगी वो, तो बाद में बताएंगे थर्ड लॉ तो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें एंट्रोपी की वैल्यू पता है, मोलार एंट्रोपी की वैल्यू पता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस जो है वो आ सकता है। ओके, तो किसी रिएक्शन का अगर तुम्हें डेल्टा एस निकालना है तो क्या करना है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी का सम कर देना माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी कर देना है, तो उससे क्या मिल जाएगा, उस रिएक्शन का डेल्टा एस मिल जाएगा। हो गया सबका। ओके, जैसे मान लो तुम्हें डेल्टा एस निकालना है, इस रिएक्शन का मान लो तुम्हें डेल्टा एस निकालना है, जो रिएक्शन अभी हमने लिखी थोड़ी थोड़ी देर पहले। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ CO2 माइनस एंट्रोपी ऑफ कार्बन माइनस एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली सभी का मोलार एंट्रोपी है, तो इससे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो अभी चलो क्वेश्चन लेते हैं एक। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 39 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39। हाँ वरुण, मोलार एंट्रोपी है वो, पर मोल में दिया है ना, पर मोल में दिया है तो मोलार ही हुआ वो। एस नॉट मतलब स्टैंडर्ड है ना, ऊपर जो ओ है उसका मतलब स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिया हुआ है वो।
आंसर आया? देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें वैसे तो पता है, जो रिएक्शन है उसे देख के ही बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमें क्या दी हुई है, ट्वाइस NH3 गिव्स N2। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है तो डेल्टा एस का साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ठीक है, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यार एक ही ऑप्शन पॉजिटिव वाला है, बाकी नेगेटिव वाले हैं। ओके, तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि यार आंसर डी है इसका। बट स्टिल अगर प्रॉपर पूरा करेंगे सॉल्व कि एग्जैक्ट वैल्यू वही कैसे है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉसिबल होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती ना। तो डेल्टा एस कैसे निकाले, तो जैसा हमने ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एंड टाइम्स ऑफ मोलार एंट्रोपी ऑफ सब्स्टिट्यूट डेल्टा एस आ जाएगा। तो देखो N2 का क्या है, N2 का है -114.99 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2। तो H2 का कितना है, -98.74 एंड -2 टाइम्स ऑफ NH3। NH3 कितना है, -304 पॉइंट 9। तो डेल्टा आएगा 198.8 जूल पर केल्विन। ओके, क्लियर है सभी को? आगे चले क्या? ओके, तो now आगे चलते हैं। तो ये हमने बताया कि किसी रिएक्शन का डेल्टा एस जो है, नाउ
तो अब देखो क्या बादल बोल रहा है सर, वॉइस लैग हो रहा है सबका। अभी भी हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है क्या वॉइस लैग, या बराबर हुआ? अभी क्लियर है ना? ओके चलो। सो तो ये हमने देखा रिएक्शन का डेल्टा एस कैसे निकालते हैं। नाउ अब देखो हमारे पास डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो क्या होगा? तो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा अपने पास, ठीक है, डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल भी बोल सकते हैं इसको। तो डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस टोटल क्या होगा? तो डेल्टा एस टोटल जो है ये होगा ऑब्वियसली डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंड, ठीक है, सिस्टम का डेल्टा एस प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन होती है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब फिजिबल प्रोसेस, या कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है, फिजिबल प्रोसेस मतलब कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। पानी का ऊपर से नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जैसे हमारे पास वाटरफॉल है, उसमें पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पानी नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है अपने आप, ठीक है। तो पानी का नीचे से ऊपर जाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बट ऊपर से नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस। अपने आप कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या कोई भी प्रोसेस जो है अगर हो रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो होता है मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसके अलावा अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए हम डेल्टा एस टोटल देखेंगे। अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो लेस देन जीरो है देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा एस टोटल क्या आता है, लेस देन जीरो आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके अलावा रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ये हम बोल सकते हैं, और एट इक्विलिब्रियम जब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। याद रखना डेल्टा एस टोटल जो है वो इक्वल टू जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल क्या आता है, जीरो आता है। ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल जीरो। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब कोई भी फिजिबल प्रोसेस है, वो प्रोसेस हो रहा है, तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब प्रोसेस नहीं होगा, तो डेल्टा एस टोटल क्या आना चाहिए उसका, लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। सो डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पता हो तो हम बता सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो होगा या नहीं होगा।
हो गया सबका? ओके, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमें क्या देखना है कि डेल्टा एस टोटल का साइन क्या आ रहा है। ओके, नाउ तो हम डेल्टा एस टोटल वगैरह कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला आएगा। ओके, तो उससे पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं कि डेल्टा एस होता क्या है। मैथमेटिकली डेल्टा एस क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस सब यूनिवर्स। ओके, तो देखो एंट्रोपी जो है इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज, तो एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज डी एस इज इक्वल टू टी क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो एंट्रोपी को ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर हमें यहाँ पर डेल्टा एस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीएस का इंटीग्रेशन इज डेल्टा एस, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय। ओके, so delta s is integration of ds and that is dq reversible by t। तो यूनिट क्या हो जाएगा बताओ इसका, यूनिट क्या होगा एंट्रोपी का? ऑब्वियसली हीट का यूनिट डिवाइड बाय टेम्परेचर का यूनिट, तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, एंड टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। ओके, सो जूल पर केल्विन इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ओके, तो अब आगे हम देखेंगे डेल्टा एस जो है वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये जो सेकंड फॉर्मूला हमने बताया, ये फॉर्मूला लगा के डेल्टा एस निकालें। लेक्चर 8:45 तक रहेगा सुजल। हो गया सबका, चले आगे। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं एंट्रोपी का कैलकुलेशन। तो एंट्रोपी कैलकुलेशन सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा एस। सिस्टम, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालेंगे। तो देखो एंट्रोपी जो है, याद रखना वो स्टेट फंक्शन,
एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी अगर स्टेट फंक्शन है तो तुम स्टेट ए से स्टेट बी पर जा रहे हो, लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, तो बताओ दोनों का डेल्टा सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्टेट फंक्शन है ना, तो पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। ओके, सो दोनों का डेल्टा एस सेम होगा। सो डेल्टा एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस रिवर्सिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? तो डेल्टा एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस रिवर्सिबल, एंड डेल्टा एस रिवर्सिबल मतलब डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, तो दोनों के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या आएगा भाई? तो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है वो देखेंगे, एंड डिवाइड बाई टी कर देंगे। लिख लो पहले। तो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, डेल्टा सिस्टम का जो फॉर्मूला लगाएंगे हम सेम लगाएंगे। एंड अभी वो डिराइव करेंगे, मेन फॉर्मूला जो आएगा वो डिराइव करेंगे अभी। ठीक है, किससे आएगा वो? डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी को इंटीग्रेट करके आएगा। लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब देखो, जैसा हम बता रहे हैं रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के डेल्टा एस का सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंड व्हाट इज डी क्यू रिवर्सिबल? तो देखो फर्स्ट लॉ से क्या है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी यू इज इक्वल टू क्या होता था, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू ना। जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इनफाइनटली स्मॉल चेंज होगा, तो डी यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू हो गया अपने पास डी यू माइनस डी डब्ल्यू। एंड व्हाट इज डी यू? डी यू इज एन सी वी डी टी, एंड डी डब्ल्यू होता है माइनस पी डी वी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, सो डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी लिख देंगे। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइड बाय टी। तो क्या आ गया ये? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी बाई टी। अब देखो यहाँ पर इसमें तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वो है ऑलरेडी, बट यहाँ पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वो तो वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो पी बाई टी को क्या लिख देंगे? पी बाई टी को ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन से लिख देंगे अभी। सो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी बाई टी प्लस पी डी वी बाई टी जो है वो हो जाएगा एन आर बाय वी एन डी वी। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये जस्ट डेरिवेशन है, फॉर्मूला याद रख लेना, जो हम एंड में लेके आएंगे वही नफ रहेगा। तो यहाँ क्लियर है सभी को डेरिवेशन? लिख लिया सबने?
तो अब देखो एन सी वी बाई टी वाले पार्ट में एन और सी वी कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लेंगे, और इस वाले पार्ट में एन और आर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, सो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी बाहर ले लिया एंड डी टी बाई टी, लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, T1 से T2। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले में एन आर को बाहर ले लिया एंड dv बाई वी लिमिट लगा V1 से V2। तो देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t। ओके, तो डेल्टा सिस्टम क्या हो जाएगा, इट इज एन सी वी एंड 1/t का इंटीग्रेशन हो गया ln t, है ना, और लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा ln ऑफ T2 बाई T1। सिमिलरली 1/v का इंटीग्रेशन ln v एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln V2 बाई V1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। सो ये फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्वियसली ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ln। अगर ln के बजाय log लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ln के बजाय log लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। ओके, सो 2.303 एन सी वी log T2 बाई T1 प्लस यहां पर भी 2.303 आ गया एन आर log V2 बाई V1। ओके, सो ये रिएक्ट मतलब इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये जो इक्वेशन है ये किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। सो डेल्टा एस सिस्टम निकालेंगे, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल हो, ये जो फॉर्मूला आया इसको यूज करके निकालें। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। लिख लिया सबने, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया। नाउ टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर करना है तो क्या करोगे बताओ, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर करना है तो ऑलरेडी टेम्परेचर के टर्म्स में तो है, प्रेशर के टर्म्स में भी लेके आना है। तो ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख देंगे। कैसे, ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन लगा के। तो क्या हो जाएगा ये, तो देखो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1 था ना। अभी V2 बाई V1 वाले पार्ट को हम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर वगैरह के टर्म्स में लिखते हैं। तो क्या होगा, एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन। अब देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एन आर T2 बाय T2 एंड V1 को क्या लिख देंगे, एन आर T1 बाय T1। ठीक है, सो एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो गया, नंबर ऑफ मोल सेम है।
सो एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया ये, दिस इज एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू अपॉन टी वन इंटू पी वन बाई पी टू, ये आ गया। देन इसको ओपन करेंगे, सो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी वन बाई पी टू। ना ऑब्वियसली ये देखो, ये इसको ऐड करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन एल एन टी टू बाई टी वन कॉमन हो जाएगा, सो ये आ जाएगा एन सी वी प्लस आर एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी वन बाय टी टू। व्हाट इज सी वी प्लस आर? सी वी प्लस आर क्या हो गया, सीपी हो गया ना। तो देखो डेल्टा एस सिस्टम क्या आ गया, अभी डेल्टा एस सिस्टम आ गया एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी वन बाय टी टू। ओके, सो अगर तुम्हें टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया है तो पहले वाला फॉर्मूला लगा दो। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर भी एल एन को आगे तुम लॉग में कन्वर्ट कर ही सकते हो, जस्ट 2.303 आ जाए। ओके, सो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म्स हो गए। ठीक है, तो जब भी तुम्हें डेल्टा एस सिस्टम निकालना हो तो या तो ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स वाला, या फिर ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म्स वाला। ठीक है, ये यूज करोगे डेल्टा एस सिस्टम निकालने के लिए। हो गया सबका? तो ये हमने निकाला था डेल्टा एस सिस्टम। ओके, ये हमने कैलकुलेशन किया था डेल्टा एस सिस्टम का। यस प्रशांत, सीवी प्लस आर जो है वो सीपी हो गया ना, सीवी प्लस आर को हमने क्या लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, सीपी नहीं लिखा ना, ठीक है, वो सीपी हो। ठीक है, सो एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी। हो गया सबका? नाउ तो ये हमने डेल्टा सिस्टम निकाला था, नाउ डेल्टा सराउंडिंग निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा सराउंडिंग, तो देखो डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाय टी, लेकिन हमें पता है कि टी ऑफ सराउंडिंग इज कांस्टेंट, है कि नहीं, सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो ये आ जाएगा डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू 1 बाय टी डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन, एंड डी क्यू सराउंडिंग मतलब उसका इंटीग्रेशन हो गया है क्यू सराउंडिंग, सो इट इज क्यू सराउंडिंग बाय टी।
Okay, so delta surrounding is Q surrounding by T. तो क्यू सराउंडिंग जो है, मतलब ये तो ऑब्वियसली बोल ही सकते हैं, बट क्यू सराउंडिंग जनरली हमें नहीं पता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली पता है। कैसे, देखो। सो क्यू सराउंडिंग जो है, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ क्यू सिस्टम। क्योंकि सराउंडिंग जो है, उसका हीट और सिस्टम का हीट सेम ही, मतलब सराउंडिंग में जो हीट है वो कहां से आ रहा है? सिस्टम से ही आ रहा है ना। सराउंडिंग से जो हीट है वो किससे आ रहा है? सिस्टम से ही आ रहा है। या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास दिस इज सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर है, चाहे सिस्टम से सराउंडिंग में आ रहा हो, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा हो, तो उसकी वैल्यू तो सेम ही है, बस साइन कन्वेंशन अलग होगा ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के लिए जो हीट है वो सेम है, लेकिन साइन अलग होगा। तो क्यू सराउंडिंग को हम माइनस ऑफ क्यू सिस्टम लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा सराउंडिंग जो है ऑब्वियसली क्यू सराउंडिंग बाय टी हो गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो डेल्टा सराउंडिंग कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी ऑल्सो। ठीक है। सो डेल्टा सराउंडिंग का एक तो ये फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला देखो क्या है, सिद्धार्थ।
सराउंडिंग और सिस्टम का हीट सेम है, बट साइन उनका ऑब्वियसली अलग है। अगर मैं देखो इसका ऐसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है, मान लो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, तो सिस्टम के लिए वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन सिस्टम के लिए नेगेटिव हो गया वो, क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रही है ना हीट, तो सिस्टम के लिए वो नेगेटिव हो गया, लेकिन सराउंडिंग क्या रही है, अंदर आ रही है, तो सराउंडिंग के लिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझाया? तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो हीट है वो सेम है, बस साइन उनका ऑब्वियसली अलग। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले थे जिनसे हम डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 26, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, 26 एंड 28 दोनों कर लो, 26 भी और 28।
आया किसी का आंसर? ट्वेंटी सिक्स आ गया, ओके ठीक है। आचल 28 भी निकालो। वरुण दोनों हो गए, ओके वेरी गुड। ठीक है कराएं। तो देखो 26 में when 1 mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume, तो V2 जो है वो क्या है, V1/2। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं V2/V1 जो है वो क्या हो गया, V2/V1 इज हाफ। इसके अलावा इज साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, तो T2 इज 2 टाइम्स ऑफ T1। ये हम बोल सकते हैं T2/T1 जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। सो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, तो NCV, N इज ऑब्वियसली 1, CV ln T2/T1 दैट इज 2 प्लस N तो 1 हो गया, R ln V2/V1 दैट इज हाफ। तो क्या हो गया ये, दिस इज CV ln 2 माइनस R ln 2, ये हम बोल सकते हैं CV माइनस R ln 2। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा सिस्टम। ओके 26 का। क्लियर है सभी को? ओके लिखे आए, लिख लिया सबने, आगे चलें। नहीं सिद्धार्थ, यहाँ पर मतलब डेल्टा सिस्टम ही निकाला है हमने। ओके डेल्टा सराउंडिंग का कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, हमने वो निकाला ही नहीं है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी वो डेल्टा एस पूछ रहा था, एक्चुअली वो डेल्टा सिस्टम ही पूछ रहा है। लिखना चाहिए था वैसे उसे कि डेल्टा सिस्टम निकालना है कि नहीं, बट वो डेल्टा सिस्टम ही निकाल रहा है, मतलब गैस का एंट्रोपी निकाल रहे हैं यहाँ पर, एंट्रोपी चेंज। सराउंडिंग का कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, वो मैं बताऊंगा अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 में हमें सराउंडिंग का ही निकालना है ना। इस क्वेश्चन में सराउंडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था। ओके 26 में, 28 में ऑब्वियसली सराउंडिंग के बारे में हमें पता है। तो ए सर्टेन प्रोसेस रिलीजेस 64 किलोजूल ऑफ हीट। तो देखो क्यू सिस्टम दिया है हमें, क्यू सिस्टम इज गिवन एज -64 किलोजूल। ठीक है,
ये जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -64,000 जूल। दिस इज क्यू सिस्टम which is transferred to the surrounding at constant pressure and at constant temperature of 300 Kelvin। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो हमें निकालना है डेल्टा सराउंडिंग। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इट इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -6000। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो, डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। सो क्या आ जाएगा ये 640 डिवाइड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 213.33 जूल पर केल्विन। क्लियर है सभी को? तो यहां पर हमें सराउंडिंग का इंफॉर्मेशन पता था, सराउंडिंग का टेम्परेचर वगैरह पता था, एंड सराउंडिंग के पास कितना हीट जा रहा है वो पता था। दैट्स व्हाई हम सराउंडिंग का डेल्टा एस निकाल सकते। क्लियर है सभी को? चले आगे। नाउ अब हम डेल्टा एस निकालते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो डेल्टा एस फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आइसोकोरिक। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं, एंड इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों का निकालते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर हम निकालेंगे डेल्टा एस, तो पहले डेल्टा एस सिस्टम। अच्छा, आइसोकोरिक है ना, तो आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना। ओके, वॉल्यूम क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट ना। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होता था, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, यही था ना। लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। वी टू बाई वी वन क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम, इट इज एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन। क्लियर है सभी को? सो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एस सिस्टम। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग? डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा सराउंडिंग हम देखो कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टी, एंड ऑब्वियसली डी क्यू रिवर्सिबल मतलब माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टी। तो डी क्यू सिस्टम क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस में हीट क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में हीट क्या होता है, एनसीवी डीटी होता है ही नहीं होता, डेल्टा टी, डेल्टा यू होता है ना हीट, दैट इज एनसीवी डीटी या एनसीवी डेल्टा टी। तो डी यू डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को हम लिख सकते हैं एनसीवी डीटी। सो एनसीवी डीटी डिवाइड बाय टी, टेम्परेचर T1 से T2। तो देखो डेल्टा सराउंडिंग आ जाएगा, डेल्टा सराउंडिंग क्या आएगा,
तो एनसीवी में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एंड dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t। ओके, सो डेल्टा सराउंडिंग क्या आएगा, तो डेल्टा सराउंडिंग आ जाएगा माइनस एन सी वी ln t2 बाई t1। अब देखो डेल्टा सराउंडिंग ये आया एंड डेल्टा सिस्टम हमारे पास ये आया, दोनों की वैल्यू सेम आई ना, लेकिन साइन अलग है कि नहीं। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, डेल्टा एस टोटल क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो जीरो हुआ कि नहीं हुआ, वो जीरो हो गया ना। और होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए बताओ जीरो, क्यों होना चाहिए जीरो, कोई बता सकता है। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की हमने हमने पहले ही बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या रहता है, जीरो रहता है। सो ये देखो रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, तो यहां पर डेल्टा एस टोटल क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो डेल्टा सिस्टम ये आया, डेल्टा सराउंडिंग भी यही आया है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ आया है। ठीक है, सो डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ अगर हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस का निकालना है तो, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का था। नाउ अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का निकालेंगे, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी फॉर्मूला डेल्टा सिस्टम के लिए वही लगेगा। देखो डिफरेंस यहां पर जो आएगा वो डेल्टा सराउंडिंग में आने वाला है, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन डेल्टा सराउंडिंग डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि रिवर्सिबल में तो क्या धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, तो धीरे धीरे हीट जा रही है, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या एकदम से हीट चली जाएगी, एकदम से प्रोसेस खत्म ना, तो हीट एकदम से चली जाएगी, तो वो वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी होगी। तो पहले तो डेल्टा सिस्टम देख लेते हैं, तो वो तो वही रहेगा हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला वही लगने वाला है। तो डेल्टा सिस्टम हो जाएगा अपने पास एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ऑब्वियसली वी टू बाई वी वन वाला पार्ट सेम है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, जीरो हो गया। सो डेल्टा सिस्टम वही रहेगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेल्टा सराउंडिंग की, तो वो क्या होगा, सो डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। यहाँ पर एकदम से प्रोसेस हो गया तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो क्यू सराउंडिंग सॉरी डेल्टा सराउंडिंग क्या हो गया, क्यू सिस्टम बाई टी, और टी मतलब किसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, नाउ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर के इक्वल होगा, सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है उसके इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइड बाय T2, फाइनल टेम्परेचर हो गया T2, तो माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय T2। एंड व्हाट इज क्यू सिस्टम, तो अभी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्यू सिस्टम को मैं डायरेक्टली एनसीवी डेल्टा टी या डेल्टा यू लिख सकता हूं। रिवर्सिबल होगा तो डी यू लिखेंगे, इरिवर्सिबल है तो डेल्टा यू लिख देंगे। ओके, सो प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, तो क्यू सिस्टम को हम लिखेंगे डेल्टा यू, दैट इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी, या हम बोल सकते हैं एन सी वी टी टू माइनस टी वन। तो क्यू सिस्टम ये आ रहा है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो गया, डेल्टा एस सराउंडिंग इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी, मतलब माइनस एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर जो है वही सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा, क्योंकि सिस्टम कहां तक आएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर तक आएगा। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा सराउंडिंग। नाउ ये जो वैल्यू आई है डेल्टा सराउंडिंग की, ये और डेल्टा सिस्टम की, ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये अभी ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐड करने पर जीरो होगा, लेकिन यहां पर जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा एस टोटल जब करते हैं, मतलब डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आती है ग्रेटर देन जीरो, और आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ओके, तो याद रखना ऑल irreversible process are
स्पॉन्टेनियस। आगे भी हम जब बाकी प्रोसेस जो लेंगे, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक, आइसोथर्मल वगैरह, बाकी प्रोसेस भी जब लेने वाले हैं, तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे वो सब स्पॉन्टेनियस होंगे। वहां पर डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन 0 आए, डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 21, 22, 29, 36, 42। ओके, सो ये आज का होमवर्क रहेगा। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाकी हम 4 प्रोसेस जो बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, चलो बाय।